देख रहे हैं BBC 24/7। मैं हूं आपके साथ वानी। आइए आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने 39 साल जो है अपने यहीं दे दिए हैं पॉलिटिकल फील्ड में और बीजेपी के साथ बरकरार हैं अभी तक। आइए एक ऐसी शख्सियत है जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने 39 साल अपनी जो पैर हैं अभी तक जमा के रखे हुए हैं यहीं दिल्ली में। तो आइए ये शख्सियत कौन है आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं विजय जॉली जी से। बहुत स्वागत है सर और बहुत आभारी हैं हम कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत खुश हूं मैं आज आपसे मिलके पर्सनली। धन्यवाद। मुझे भी आपसे मिलकर, आपसे बात कर रूबरू होकर बहुत ही खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है। 1977 में मेरा युवा अवस्था का दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जो आज पूरे एशिया का नंबर 1 बेस्ट कॉलेज है, जिसमें 99% वाले छात्र का एडमिशन होता है, और 1977 में सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के अंदर मेरे 82.5% अंक आए थे और मुझे उस कॉलेज में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा था, लेकिन घर वापस आते दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉरिस नगर चौक के ऊपर हो रहे 3 भाषणों को सुनने का मुझे मौका मिला। और जो सबसे पहला भाषण था, घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए, वो और कोई नहीं, उस जमाने के युवा नेता और आज इंडिया टीवी के मालिक चेयरमैन रजत शर्मा थे। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष रहे, अंग्रेजी और हिंदी में निपुण, स्मार्टनेस से भरी परिपूर्ण, बाद में जो भारत के वित्त मंत्री बने वो और कोई नहीं, श्रीमान अरुण जेटली रहे। लेकिन इन महानुभावों से मिलने के बाद मेरे कॉलेज के तीसरे दिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने आकर मुझसे संपर्क किया, मुझे टटोला और मुझे राष्ट्रीयता की राह पर ले चले। Last 39 years of my life are a true struggle for the best. राजनीति में क्या बढ़िया हो सकता है, डिप्लोमेसी में क्या बढ़िया हो सकता है, पर्सनल लाइफ में क्या बढ़िया हो सकता है, वित्त में, व्यापार के क्षेत्र में क्या बढ़िया हो सकता है। और आज 2023 तक मैं विश्व के 90 देशों का भ्रमण कर चुका हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। मैंने वो भी समय देखा है जब मैं दुनिया के किसी भी राजधानी में एयरपोर्ट पे उतरता था और वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरी भारतीयता को जानकर नाक और मुंह सिकोड़ते थे। और 2014 के बाद मैंने उस बदलते परिप्रेक्ष्य को भी देखा है। जब मैं कहता हूँ कि मैं भारत से हूँ, दुनिया के अनेक देशों की राजधानियों में वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स, वहाँ के कैबिन क्रूज मुझे हंसकर मेरा अभिवादन करते हैं और मेरे भारतीय होने के ऊपर, भारत के विकासशील देश होने के ऊपर और भारत का नेतृत्व कर रहे भारत के प्रधानमंत्री का उच्चता से गुणगान करते हुए मैंने स्वयं अनुभव किया है। के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं सर और इतने अच्छे से कन्वर्सेशन को आगे रख रहे हैं हमारे साथ में। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल जीत हासिल की है इसरो की टीम ने, तो उस उपलक्ष्य में शब्द लेंगे विजय जॉली जी से। सर क्या कहना चाहेंगे इसरो की जो जीत
अभी हुई है, हाल ही में चंद्रयान 3 जो है हमारा तिरंगा लहर चुका है। तो अभी बोला जा रहा है, अभी की कहावत ये हो गई है, थोड़ी चेंज किया गया है कि चंदा मामा टूर के लड्डू मोती चूर के। तो क्या कहना है इस पर? बचपन में मैंने ये कहावत और मुहावरा सुना था, चंद्रमामा दूर के और लड्डू मोती चूर के। जी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जी। गत 23 अगस्त 2023 को जी। भारतीय समय अनुसार 6:04 पर उतरना जी। चंद्रयान 3 की ही सफलता नहीं, हम सब भारतीयों के लिए ऐतिहासिक व गर्व का विषय है। जी। हम इससे उत्तम, सर्वोत्तम व भारत द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में उच्च कोटि की तकनीकी व वैज्ञानिक सफलता मानते हैं। भारत अपने अनुसंधान से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला व चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये सभी भारतीयों तथा विदेशों में बसे करोड़ों भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आशा है चंद्रयान 3 के 3 मुख्य निर्धारित लक्ष्य, चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग जो वास्तव में संपन्न हो गई, जी। चंद्रमा पर रोवर का सामान्य गति से चलना व विवरण व चंद्रमा की सतह का साइंटिफिक अवलोकन करना और चंद्रमा की जमीन पर उपलब्ध रासायनिक व प्राकृतिक तत्वों, विशेष तौर से मिट्टी व पानी आदि की उपलब्धता पर वैज्ञानिक उपयोग सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसमें चंद्रयान 3 लगा हुआ है। और इस उपलक्ष्य पर मैं सभी भारतीयों को, विशेष तौर से भारत व राजधानी दिल्ली के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद उन वैज्ञानिकों का करना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और वास्तव में जो नारी शक्ति इस चंद्रयान 3 की सफलता में अनेक वर्षों से लगी रही और जिनके उत्साहवर्धन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भी किया, उन सबको प्रणाम है, नमस्कार है, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। बिल्कुल। चलें, अब चंद्रयान 3 की बात हो गई है, G20 की ओर अब बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आखिर ये G20 है क्या? सर के शब्दों में जानते हैं कि सर ने क्या समझा है G20 को। तो सर, क्या है ये G20? G20 दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का शक्तिशाली समूह है। वासुदेव कुटुंबकम, जी। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा से प्रेरित इस वर्ष भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित विदेश मंत्री, वित्त मंत्री व सेंट्रल बैंकों के अध्यक्ष शामिल रहते हैं। सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। जी। और स्पेन हर वर्ष की भांति एक स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित रहता है। ये गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली में आयोजित होने जा रहे 9 व 10 सितंबर को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जी। G20 द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय ढांचे को गति देना तथा संभावित खतरों की सबसे पहले पहचान कर उनसे बचने व निपटने के
उपायों को खोजता व लागू करता है। वर्ष 2024 में ब्राज़ील तथा वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इसके माध्यम से वैश्विक पर्यावरण व जलवायु संरक्षण, वैश्विक आतंकवाद से निपटने, कृषि में अनुसंधान करने के नए नए उपायों की सृजनात्मकता, संस्कृति, आपदा जोखिम में कमी लाना, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा संवर्धन, व्यापार, निवेश व पर्यटन को बढ़ावा देना तथा महिला सशक्तिकरण व डिजिटल तकनीकी प्रणाली को बढ़ाने पर बल रहता है। हम सबकी आशा है G20 के माध्यम से भारत के जन जन में एक आत्मविश्वास की नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा। इसके लिए भारत मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से सक्रिय रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छे कि लोग जो हैं वीरान पड़े रहते हैं अपनी शिकायतों के साथ और जो है परेशानियां इसी तरह बढ़ती रहती हैं। हमारे संगम विहार विधानसभा में सर जो है विजय जॉली जी का कहना है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, तो ये बहुत ही अहम चीज है। अगर लोगों के बीच जाएंगे तो ही परेशानियां आप तक आएंगी और तभी आप उन प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्वेंसी देख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच सड़कों पर उतरेंगे तभी आपको जो है जमीनी स्तर की जो परेशानियां हैं वो पता चलेंगी। तो ये बहुत ही अहम है कि लोगों के बीच जाना और चुन चुन के जो है प्रॉब्लम्स का पता करके उनकी सॉल्वेंसी ढूंढना बहुत ही अहम चीज है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि लोग जो है यहाँ के परेशान हैं पानी को लेके, बिजली को लेके और जो है रोड की समस्या, बारिशों के टाइम में तो बहुत ही बुरा हाल है, मैंने भी देखा है यहाँ का हाल। तो रतिया मार्ग तो बहुत ही बुरा है, बारिशों के टाइम की स्पेशली बात कर रही हूँ, तो क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोग हमसे कोई पैसा नहीं चाहते हैं, लोग हमसे रोजगार भी नहीं चाहते हैं, लोग हमसे मुफ्त में खाना भी नहीं चाहते हैं। वो पक्की सड़कें चाहते हैं जिन सड़कों के ऊपर उनके बच्चे स्कूल जा सकें, जिन पक्की सड़कों पर चलकर वो अपने रोजगार के साधनों तक जा सकें, वो कम दामों के ऊपर मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं, चाहे वो पीने की बात हो, पीने के पानी की बात हो या उनके घर में बिजली के लट्टू के जलने की बात हो। लेकिन जिन समस्याओं से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है, मुझे ये कहते हुए कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण का वातावरण अगर कहीं दिल्ली के 70 विधानसभाओं में है तो पहले नंबर पर यहाँ का संगम विहार है। यहाँ पर पोल्यूशन और वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अगर पिछले 3 बार से चुने हुए आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहानिया इस मूलभूत समस्या की तरफ लोगों की हल नहीं करवा पाए, लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, लोगों के श्वास लेने में उनको कठिनाई होती है और धूल भरे वातावरण में जिस प्रकार से वो उनको रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मुझे लगता है अगर कोई दिल्ली का नर्क है तो मेरे इस क्षेत्र में है। यहाँ के नागरिकों को जिन समस्याओं से रोज़ रूबरू होना पड़ता है, मैं तो यही कह सकता हूँ, तौबा तौबा ऐसे आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता को और विशेष तौर से संगम विहार की जनता को भगवान बचाए।